वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा अर्थशास्त्र का जो प्रथम चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस बार आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं जल्द ही अब आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूं। अब जल्द ही मैं आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का भी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल क्या है देख लेते हैं कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी में पंजाब नेशनल बैंक। तो कौन है फ्रेंड्स भारत का केंद्रीय बैंक। तो देखिए आरबीआई। ठीक है, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपका किसने दिया था फ्रेंड्स, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी सेवा कौन है। ऑप्शन ए में है सैन्य सेवा, वित्त सेवा, सी में हो गया मॉल सेवा और डी में हो गया रेल सेवा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉल सेवा। देखिए निम्न में से कौन सी गैर सरकारी है, तो गैर सरकारी सेवा आपका मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सैन्य सेवा, वित्त सेवा और रेल सेवा है जो गैर सरकारी सेवा नहीं है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉल सेवा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है। कैसा देश कहलाता है फ्रेंड्स, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक है वो कैसा देश कहलाता है। अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है, अर्धविकसित कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है फ्रेंड्स वो विकसित देश कहलाता है, यानी डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपका बिहार है जो ऑप्शन ए में है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में उत्तर प्रदेश है, डी में उड़ीसा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश है जो आपका बीमारू राज्य नहीं है। बाकी आपका बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये सब ये जो बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में चंडीगढ़, सी में हरियाणा और डी में गोवा। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का सर्वाधिक है। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि बिहार स्टेट है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी में कृषि पर अत्यधिक जलभार, सी में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और डी में इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो ये सभी कारण है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जलभार और सी में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है आपके सामने फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा। विनिमय मतलब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लिया किसी से कोई वस्तु हम लेते हैं, मान लिया बाजार जाते हैं फ्रेंड्स, तो हम वहाँ से कोई भी सामान लेते हैं, जैसे दाल लिए, चावल लिए, तो उससे जो लेन देन करते हैं फ्रेंड्स वही हो गया विनिमय। तो उसके लिए हम लोग मुद्रा, नहीं मुद्रा मतलब क्या होता है, रुपया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो मुद्रा है। क्योंकि किसी से जब मैं सामान लेता है फ्रेंड्स तो उसको हम उसके बदले में मुद्रा यानी पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्राचीन काल में देखिए फ्रेंड्स आपका जो विनिमय यानी वस्तु का लेन देन का साधन था क्या था, वस्तु ही होता था प्राचीन काल में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान ले किसी से मैं कोई सामान कोई वस्तु लिया तो उसके बदले में उसको दूसरा वस्तु देता था। लेकिन अभी वर्तमान में फ्रेंड्स विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, तो मुद्रा यानी रुपया है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है फ्रेंड्स कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है।
तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपका बिहार है जो को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। आपका पंजाब, केरल और दिल्ली ये सब जो पिछड़ा राज्य नहीं है, जबकि बिहार है जो आपका पिछड़ा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है फ्रेंड्स कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, VVI है। देखिए कंपटीशन में बहुत बार रेलवे ग्रुप डी, SSC में भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया है। और आपका जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाए 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है फ्रेंड्स? तो ए में अमेरिका है, बी में रूस, सी में भारत और डी में से कोई नहीं। तो जान लीजिए फ्रेंड्स आपका भारत में है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपका है कि बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कौन सी है? ठीक, यानी कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि बिहार में जो कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक है उसकी संख्या कितनी है। तो जो सवाल नंबर 13 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कितना है? टोटल है 25 है। याद रखिएगा बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो आपकी 25 है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय कब बनी? तो कब बनी थी? तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में बनी। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 आपका है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गेस करें। ए में है कृषि महाजन, बी में भूमि विकास बैंक, सी में प्राथमिक कृषि शाखा समिति, डी में से कोई नहीं। तो देखिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था आपका भूमि विकास बैंक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखें। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं फ्रेंड्स? तो 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 हैं। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 फ्रेंड्स कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो आपका 5 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम क्षेत्र में के अंतर्गत कौन आते हैं? कृषि आते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपका सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपका सेवा क्षेत्र है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था आपका सेबी है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया? ऑप्शन ए में उदारीकरण, बी में निजीकरण और सी में वैश्वीकरण। तो देखिए जो नई आर्थिक नीति लागू हुई फ्रेंड्स उसमें सभी को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी को नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है फ्रेंड्स कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। प्रति व्यक्ति सबसे अधिक आय वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पटना, ठीक है। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 22 है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को क्या कहा गया है? तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को कहा गया है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है और एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये भी बहुत ही वीवीआई सवाल है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो गेस करें।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, कितना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है भारत में, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका, इकोनॉमिक्स से था फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र से था। तो अभी मैं फ्रेंड्स आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहा हूं फ्रेंड्स, और आज शाम से फ्रेंड्स मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि जो मैट्रिक का एग्जाम है उसका डेट घोषित हो गया है फ्रेंड्स, यानी उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप लोग को फरवरी महीना में एग्जाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं अब आपको सब्जेक्टिव भी प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ का भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।